नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान श्रृंखला की यह तीसरी वीडियो है और इसमें कुल 30 प्रश्नों के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, किस अवस्था को उत्पाती अवस्था कहा गया है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, बाल्यावस्था को उत्पाती अवस्था कहा जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस अवस्था को गिरोह अवस्था या गैंग एज कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, बाल्यावस्था को ही गैंग एज या समूह आ या गिरोह अवस्था के नाम से जाना जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, अहम विशिष्टता की समस्या कहा गया है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अहम विशिष्टता की जो समस्या होती है वह किशोरावस्था में होती है, जिसमें किशोर जो है अपने साथियों में विशेष और अलग पहचान बनाने की कोशिश करता है। अलग अलग कपड़े पहन के आता है, अलग प्रकार से उसकी वेशभूषा होती है, अलग प्रकार से वह व्यवहार करता है, जिससे जो है समाज में, समुदाय में उसका जो है एक अलग स्थान बन सके। इसी को अहम विशिष्टता की समस्या कहा जाता है और जिसका विवरण जो है इरिक्सन नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया है। किसने? इरिक्सन नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको प्राप्त हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है, जब दो व्यक्तियों की आदतशील गुण, बुद्धि तथा अन्य व्यवहारों में अंतर होता है तो उसे कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, उसे व्यक्तिक भिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिक विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं? पहला विकल्प फ्रांसिस गाल्टन, दूसरा विकल्प आलपोर्ट, तीसरा विकल्प स्किनर, चौथा विकल्प गिलफोर्ड। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, फ्रांसिस गाल्टन ने जो है हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक विभिन्नता के कारण है? पहला विकल्प वंशानुक्रम, दूसरा विकल्प वातावरण, तीसरा विकल्प परिपक्वता, चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी वैयक्तिक विभिन्नता के कारण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला कथन है, बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास अत्यधिक तीव्र गति से होता है। यह कथन सही है। जो 6 से 9 वर्ष की उम्र होती है, इसमें शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। हमारा दूसरा कथन है, बाल्यावस्था के अंतिम 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है। यह कथन भी सही है। जब शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है तो मांसपेशियों में, अंगों में परिपक्वता आती है। तो यह कथन भी सही है। कथन सी है, 9 से 12 वर्ष की उम्र को परिपाक काल के नाम से जाना जाता है। यह कथन भी सही है। 9 से 12 की जो एज होती है उसको परिपक्वता काल या परिपाक काल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमारे तीनों कथन सही हैं और सही आंसर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है लगभग? पहला विकल्प 206, दूसरा विकल्प 270, तीसरा विकल्प 350 और चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, 350। बाल्यावस्था में जो बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है? वह 350 होती है। जो नवजात होता है उसमें 270 हड्डियां होती हैं। बाद में जो शरीर की विभिन्न प्रकार की झिल्लियां होती हैं, धीरे धीरे जो है वह मजबूत होकर हड्डियों का स्वरूप धारण कर लेती हैं और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है और बाद में जो है प्रौढ़ावस्था में, परिपक्वता काल में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में स्थायी दांतों की संख्या होती है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, लगभग 28। बाल्यावस्था में अस्थायी दांत जो है 28 हो जाते हैं।
5 से 6 वर्ष की उम्र में जो है स्थायी दांत निकलने लगते हैं और बाल्यावस्था में कुल इनकी संख्या चाहे 27 या 28 के आसपास हो जाती है। और जो 32 दांत माने जाते हैं, तो जो 4 दांत और होते हैं जिसको हम प्रज्ञादंत के नाम से जानते हैं, उनका विकास किशोरावस्था और कभी कभी प्रौढ़ावस्था में भी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लगभग किस अवस्था तक सिर एवं मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है? दूसरा विकल्प 16, तीसरा विकल्प 20 और चौथा विकल्प 14। तो हमारा सही आंसर है विकल्प 20, 16। लगभग 16 वर्ष की उम्र में जो है सिर एवं मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में जो यह 95% तक विकसित होता है और किशोरावस्था में 16 वर्ष की उम्र में जो है इसका पूर्ण रूप में विकास हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिक जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? पहला विकल्प इंग्लैंड, दूसरा विकल्प स्विट्जरलैंड, तीसरा विकल्प ऑस्ट्रिया, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो हमारा सही आंसर है विकल्प 20। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं। किसके? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है। संवेगात्मक गामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और इसमें जो प्रतिबिंबात्मक की जगह जो है औपचारिक होता है, औपचारिक संक्रिया अवस्था या अमूर्त भी इसको कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? पहला है क्रियात्मक, ये है। दूसरा है प्रतिबिंबात्मक, यह भी है। तीसरा है संकेतात्मक अवस्था, यह भी है। और चौथा है औपचारिक संक्रिया अवस्था, यह नहीं है। यह जो है पियाजे से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है कहलाता है? तो हमारा सही आंसर है स्कीम्स को जो है आसानी के साथ दोहराया जा सकता है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है और जब हम उसका सामान्यीकरण कर लेते हैं तब वह स्कीमा हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था को कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, इसको संवेदी पेशी अवस्था या गामक अवस्था के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे की 0 से, यहाँ पे से होना चाहिए, 0 से 2 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, संवेगात्मक गामक अवस्था या पेशी गामक अवस्था। इस 0 से 2 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक चलती है? तो हमारा सही आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष तक चलती है। अगला प्रश्न है, पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय है 7 से 12 वर्ष, कहीं कहीं पे 7 से 11 वर्ष मिलता है। अगला प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संक्रिया अवस्था का समय है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, 12 से 17 वर्ष। अभी मैंने आपको बताया कहीं कहीं पे मिलेगा 11 से 17 वर्ष या 11 से 18 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो है पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, थार्नडाइक का जो है सिद्धांत है प्रयास एवं
त्रुटि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बुद्ध की संरचना में कौन सा एक आयाम नहीं है? तो इसमें जो है आपका है विषय वस्तु है, संक्रिया है, ठीक है, संदर्भ नहीं है, परिणाम है, ठीक है। क्या क्या है? विषय वस्तु है, संक्रिया है और परिणाम, या इसको प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसमें संदर्भ जो है नहीं है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, संदर्भ। बुद्ध की जो है, जो ये विषय वस्तु, संक्रिया और परिणाम है, इसके फाउंडर जो है कौन सा सिद्धांत है और उसके फाउंडर कौन है, आप लोग बताएंगे। बुद्ध का कौन सा सिद्धांत कहलाता है? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। इसको त्रिविमी सिद्धांत कहते हैं, त्रिविमी सिद्धांत कहते हैं। आप लोगों को इसके फाउंडर को बताना किसका सिद्धांत है त्रिविमी सिद्धांत बुद्ध का। हमारा अगला प्रश्न है, टर्मन ने कहा है कि बुद्ध किसकी योग्यता है? तो हमारा सही आंसर है बुद्ध अमूर्त चिंतन की योग्यता है। किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। हमारा विकल्प सी सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, कैटल ने व्यक्तित्व के मापन के लिए कितने कारकों का प्रयोग किया? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, कैटल का जो है 16 कारकों का, या कैटल ने अपने प्रयोग के लिए कुल 16 कारकों का चयन किया था। 16 PF के नाम से इनके जो है इन्वेंटरी प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई शिशु बार बार अर्थहीन आवाज़ें निकालता है तो इसे कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, बड़बड़ाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन एवं मूरे का, पहले मैं बता दे रहा हूँ, मॉर्गन एवं मूरे का है। यह एक प्रोजेक्टिव तकनीक है, यह एक प्रक्षेपी तकनीक है। इसमें कुल 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसमें विलोपन तथा स्वतः पुनः प्रकटीकरण है, व्यवधान का सामान्यीकरण है, उद्दीपक सामान्यीकरण है। तो विकल्प डी पुनर्बलन का आकृतिकरण हमारा सही आंसर है, यह गलत है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों में से कौन सा एक सही है? यहाँ पे सही पूछा जा रहा है। तो पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत E.L. थार्नडाइक, यह गलत है। आप लोगों को मालूम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड, ठीक है। हमारा दूसरा है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत वुल्फगैंग कोहलर, गलत है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसका है? मैकडूगल का है, ठीक है, तो यह भी गलत है। अगला है आवश्यकता सिद्धांत अब्राहम मैस्लो, यह कथन सही है। तो आपका सही आंसर है विकल्प सी, आवश्यकता सिद्धांत किसका है? अब्राहम मैस्लो का है। विकल्प डी है शरीर क्रिया सिद्धांत, J.V. वाटसन, यह गलत है। शरीर क्रिया सिद्धांत जो है J.V. वाटसन का नहीं है, बल्कि यह मॉर्गन का है अभिप्रेरणा के संदर्भ में। हमारा तीसवां एवं अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला विकल्प है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है, तो यह कथन सही है। दूसरा है विकास एक व्यक्तिक प्रक्रिया है, यह भी सही है। विकास के विभिन्न पहलू आपस में संबंधित होते हैं, कथन सी भी सही आंसर है। तो कथन डी हमारा सही आंसर नहीं है। विकास जैविकी विरासत नहीं है, बल्कि विकास पर जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का जो है प्रभाव पड़ता है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्नों को रखा था। ये प्रश्न आपके असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, लेक्चरर परीक्षा, B.Ed, M.Ed या अन्य जो DSSB राजस्थान फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।